जी स्टूडेंट्स, तो EF कोड रूल्स हमने डिस्कस किया था। दोज वर डिफाइंड बाय द साइंटिस्ट नोन एज डॉक्टर EF कोड। 1970 के अंदर उन्होंने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया था जिसके अंदर उन्होंने 12 रूल्स डिफाइन किए थे। तो ये 12 रूल्स कोई भी RDBMS अगर सेटिस्फाई करता है तो हम उसको कहेंगे दैट इज द बेस्ट रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो मोस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर जो आजकल हम यूज करते हैं दो सेटिस्फाई दीज रूल्स। ये क्या रूल्स हैं, मैं इसको क्विकली ब्रीफ करता हूँ। द इंफॉर्मेशन रूल, ये फर्स्ट रूल है हमारे पास। द डेटा शुड बी प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। फर्स्ट इन पॉइंट्स के जस्ट मैं आपको मेजर जो रोल है वो बताऊंगा, बाकी आपने ये लाइंस पढ़ लेनी है। The rules required that all information should be represented as data values in the rows and columns of table। तो बेसिक हमारे पास डेटा की रिप्रेजेंटेशन से रूल है, ये रूल है कि डेटा जो है दैट मस्ट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स लाइक टेबल की फॉर्म में। देन गारंटीड एक्सेस रूल, ये क्या कहता है, द डेटा मस्ट बी एक्सेस्ड, every data value in the relational database management database should be accessible logically by specifying the relation name, primary key value and the attribute name। तो कोई भी डेटा जो हम स्टोर करवाएंगे उसको एक्सेस होना चाहिए डेटा के नेम से, एट्रीब्यूट के नेम से, उसकी लाइक यहाँ पे प्राइमरी की है या उसके किसी भी रिलेशन के नेम से। तो डेटा को एक्सेस होना चाहिए जो हम स्टोर करवाएंगे। देन सिस्टमैटिक ट्रीटमेंट ऑफ नल वैल्यूज। नल वैल्यूज कौन सी होती हैं? हाँ जी, नल वैल्यूज बताएंगे या नहीं? सर जो बिल्कुल खाली होती हैं विद जीरो वैल्यू, कोई ठीक वैल्यू है ही नहीं होती। जी, शाबाश। तो डेटा के अंदर हमारे पास सम टाइम ऐसे ऑप्शन होते हैं कि हम कोई फील्ड को ब्लैंक छोड़ देते हैं। हम ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं तो हमने रूटीन में देखा है कुछ वैल्यूज तो हमें लाजमी देना पड़ती हैं। हमें वहाँ पे स्टैरिक नज़र आता है लगा हुआ कि ये फील्ड हमने लाजमी एंटर करनी है, लेकिन कुछ फील्ड्स ऐसे होते हैं जिनको हम ब्लैंक छोड़ तो सकते हैं। हम क्लास उनमें में तो यार 2 बजे स्टार्ट करती है, पता नहीं। हाँ जी, कौन है ये? अच्छा, तो सिस्टमैटिक ट्रीटमेंट ऑफ नल वैल्यूज मींस के जो फील्ड्स को आप नल डिक्लेयर कर रहे हो उनके अंदर आप मिसिंग वैल्यू छोड़ रहे हो, तो डेटाबेस इंजन जो है उनको वो देखना चाहिए कि ये वैल्यू नल है या इसमें कोई आपने वैल्यू दी है। DBMS must support null values to represent missing or inapplicable information। null values must be distinct from zero or spaces। तो वो कह रहा है कि जीरो या स्पेस हमारे पास एक करेक्टर होता है, तो दैट मीन्स समथिंग। जीरो अगर आपने लिखा है तो दैट मीन्स जीरो इज रिप्रेजेंटिंग समथिंग। तो इट शुड लाइक मेक कंपैरिजन बिटवीन नल वैल्यूज एंड जीरोज। जीरो हमारे पास एक वैल्यू है, हम कहते हैं किसी पर्सन के मार्क्स जीरो हैं, वहां पे जीरो एंट्री की है। लेकिन अगर आप उसी फील्ड को खाली छोड़ दो तो दैट मीन्स कि वो आपने मार्क्स एंटर ही नहीं किए। तो दैट इज डिफरेंस कि आपका जीरो और एक आपका नल वैल्यू जो है उसमें फर्क है। तो ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हम जिसकी RDBMS की बात करें, इट शुड सपोर्ट द नल वैल्यूज, ट्रीटमेंट ऑफ नल वैल्यूज। तो ये इसके बारे में। देन एक्टिव ऑनलाइन कैटलॉग बेस्ड ऑन रिलेशनल मॉडल। तो हमारे पास एक कैटलॉग को क्या होती है, एक फहरिस्त होती है जिसके अंदर तमाम चीज़ें आपस में लिंक्ड है। एक लाइब्रेरी की जैसे कैटलॉग होती है, हम कहते हैं ए वाली बुक्स हैं, बी वाली हैं, सी वाली हैं। तो वो तमाम कैटलॉग से हम कोई भी इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। तो इसी तरह हमारे डेटाबेस के अंदर एक कैटलॉग है चीज़ों की, तो उनको एक्सेसिबल होना चाहिए, पीछे भी हमने पढ़ा है। द सिस्टम कैटलॉग इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेशंस। ये मैंने जो बोला है कि बैकएंड के ऊपर बहुत सारा डेटा हमारे पास स्टोर्ड है, एक कैटलॉग बनी होती है दैट अ DBMS मेंटेन्स फॉर इट्स ओन यूज। These relations hold the description of the structure of the database. These relations are created, owned, and maintained by DBMS. The user can access them in the
same manner as ordinary relation depending on your user privileges. तो यूजर को डेटा एक्सेस होता है, लेकिन डिपेंड करता है आपने यूजर को प्रिविलेजेस कैसे दी हैं। बट डीबीएमएस वो तमाम कैटलॉग को, बहुत से टेबल जो बैकएंड के ऊपर स्टोर है उनको मेंटेन करता है डीबीएमएस। देन कम्प्रीहेंसिव डेटा सब लैंग्वेजेस रूल। तो ये हमारे पास सब लैंग्वेजेस रूल क्या होता है कि एक डीबीएमएस को सब लैंग्वेजेस भी सपोर्ट करनी चाहिए। सब लैंग्वेज क्या होती है, वो जो हम कह रहे हैं कि डीडीएल है या डीबीएमएल, डीएमएल है या डीडीएल, उसको कहते हैं सब लैंग्वेज लाइक एसक्यूएल। This rule defines that system must support at least of the following function: data definition, view definition, data manipulation operation, security and integrity constraints, transaction management property. तो सब लैंग्वेज हमारे पास SQL एक सब लैंग्वेज है। हम MS Access भी यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर भी हमें SQL की सपोर्ट है। We can use that language to define data, to view data, to manipulate different operations. We can perform security and integrity constraints. We can use that for transaction management operation. Then view updating. कोई भी व्यू अपडेट होता है, लाइक बहुत से व्यूज हैं, हमारा स्टूडेंट आप लोगों के बहुत से अकाउंट हैं, तो हर जो भी अपडेट होता है, लाइक कोई भी चीज जो अपडेटेबल है उसको अपडेट होना चाहिए। लाइक मैं इसकी सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि मैं अगर आज आपकी अटेंडेंस लगाता हूँ, मैं अपने पोर्टल से लगाऊंगा क्योंकि आप लोग मेरे पोर्टल से कनेक्टेड हो, आपके सब्जेक्ट्स मेरे साथ एनरोल हैं। जैसे ही मैं आपकी अटेंडेंस अपने पोर्टल से लगाऊंगा, आपके पोर्टल से ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी। दिस इज द डेफिनेशन। व्यू अपडेटिंग रूल: all views that are theoretically updatable must be updated by the system। ऐसे ही होता है कि जो व्यूज अपडेटेबल हैं, जैसे ही हम मार्क्स ऐड करेंगे आपके मार्क्स आ जाएंगे। अगर हम आपकी अटेंडेंस लगाते हैं आपकी अटेंडेंस आ जाएगी। तो दैट इज द थिंग, कोई भी व्यू जो theoretically अपडेटेबल है दैट मस्ट बी अपडेटेड। Then high level insert, update and delete. So we can update data. The rows should be treated as sets during insert, update, delete operation. तो एक सेट की फॉर्म में डेटा हमारे पास आता है रोज के अंदर। जब हम उसको अपडेट करते हैं, लाइक एक हम जब डेटा डिलीट करते हैं तो पूरी की पूरी रो हम कहते हैं डिलीट द पर्सन हु इज फ्रॉम फैसलाबाद। तो वो तमाम के तमाम सेट्स रिमूव हो जाएंगे, फैसलाबाद के जितने भी लोग हैं वो रिमूव हो जाएंगे। फिर हम कहते हैं अपडेट करें, फिर वो लोग जो जो फैसलाबाद से हैं उनकी सैलरीज इंक्रीज कर दें। तो दैट इज लाइक अपडेट, पूरे का पूरा सेट अपडेट होगा। अगर हमने इंसर्ट करना है तो दैट इज द थिंग के हाई लेवल इंसर्ट और अपडेट डिलीट की हमें फैसिलिटी देता है आरडीबीएमएस। देन फिजिकल इंडिपेंडेंस रूल, ये हमने पढ़ा था कि हम फिजिकल स्ट्रक्चर के अंदर अगर चेंज करते हैं तो ऊपर लॉजिकल स्ट्रक्चर के अंदर कोई चेंज नहीं आता है, उसको कहते हैं फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। इसी तरह लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस की अगर हम लॉजिकल स्ट्रक्चर में या लॉजिकल स्कीमा में, या हम थ्री लेवल आर्किटेक्चर में हमने पढ़ा था, हमने कंसेप्चुअल स्कीमा में अगर कोई चेंज किया है इन द मिडिल लेवल, तो उसका इफेक्ट हमारा अपर लेयर के ऊपर या लोअर लेयर के ऊपर नहीं होता है। दैट इज लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। देन इंटेग्रिटी इंडिपेंडेंट रूल। तो इंटेग्रिटी, हमारी इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स मस्ट बी स्पेसिफाइड इंडिपेंडेंट ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम, दे मस्ट बी स्टोर्ड इन अ कैटलॉग। तो हमारा हर यूज़र को जो भी हम कंस्ट्रेंट अप्लाई करते हैं, सिक्योरिटी लगाते हैं, इंटेग्रिटी लगाते हैं, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम। हर प्रोग्राम जो हम एप्लीकेशन प्रोग्राम यूज़ कर रहे हैं उसके लिए एक डिफरेंट प्रोटोकॉल है, उसके लिए सेट ऑफ रूल्स डिफरेंट है। तो द सिक्योरिटी इज इम्प्लीमेंटेड इंडिपेंडेंट ऑफ द एप्लीकेशन प्रोग्राम। द तो हम कोई भी डेटा इंटेग्रिटी अप्लाई करते हैं वो स्टोर की जाती है कैटलॉग में, और उस कैटलॉग को कहते हैं डेटा डिक्शनरी। तो इंटेग्रिटी, हर यूज़र की इंटेग्रिटी जो है वो अप्लाई की जाती है, इंडिपेंडेंट है। हर यूज़र जिसको जो प्रिविलेजेस हैं उसके अकॉर्डिंगली डेटा रिट्रीव होगा।
देन डिस्ट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंस रूल, डेटा हम देखते हैं कि हम इजीली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। एक प्रोग्राम का डेटा हम मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर उसको एक्सेस कर सकते हैं। आजकल आप देख रहे हो कि सेम डेटा आपका वेब के साथ भी कनेक्टेड है। हमारी जो हमने डिफरेंट टाइप ऑफ डेटाबेस पढ़ी थी, हमारा एक स्टैंड अलोन पीसी के ऊपर डेटा अगर स्टोर है, उस डेटा को हम किसी और प्रोग्राम के साथ भी लिंक करवा सकते हैं या उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंट रूल। देन नॉन सबवर्जन रूल, नॉन सबवर्जन रूल का सिंपल एक ही लाइन में इसका आंसर है दैट द सिक्योरिटी कैन नॉट बी बाईपास्ड। यहाँ पे फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है database security or integrity cannot be bypassed. You cannot enter your student portal without putting your credentials. आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड लाजमी देना पड़ता है, अदरवाइज यू कैन नॉट एक्सेस द डेटा। तो दैट इज द 12th रूल कि आपने कोई भी एक्टिविटी डेटाबेस के अंदर परफॉर्म करनी है, यू मस्ट हैव द सिक्योरिटी गाइडलाइंस। आपके पास वो पासवर्ड प्रोटेक्शन के लिए जो चीज़ें लगी हुई हैं आपको प्रोवाइड करना पड़ती हैं, आपको यूज़र नेम और पासवर्ड देना पड़ता है। दैट इज़ द 12th रूल। ये हम EF कोड रूल्स पढ़ रहे थे। तो तमाम हमारे पास जो RDBMS के सॉफ्टवेयर हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो आजकल हम यूज़ कर रहे हैं, तो ऑल फॉलो दीज 12 रूल्स। तो वेरी इंपॉर्टेंट 12 रूल्स हैं, ये आपने एक दफ़ा इसको गो थ्रू कर लेना। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है रिलेशनल डेटा की इंटेग्रिटी। अब रिलेशनल किसको कहते हैं? टेबल की फॉर्म में डेटा जो हम स्टोर करवाते हैं रिलेशनल कहते हैं, और डेटा इटसेल्फ जो हम डेटा स्टोर करवा रहे हैं, इंटेग्रिटी मीन द रिलायबिलिटी। डेटा की इंटेग्रिटी जो है वो डेटा की रिलायबिलिटी को शो करती है। तो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट के अंदर हम डेटा की इंटेग्रिटी को कैसे इंश्योर करते हैं? बाय यूजिंग एंटिटी इंटेग्रिटी, डोमेन इंटेग्रिटी और रेफरेंशियल इंटेग्रिटी। तो 3 तरह से डेटा इंटेग्रिटी की हमारे पास एक कैटेगरी है। एंटिटी इंटेग्रिटी क्या होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास सिंपल एक एंटिटी है जिसको हम एक टेबल की फॉर्म में शो करते हैं। तो टेबल के अंदर सिंपल हम किसी भी वैल्यू को प्राइमरी की अगर बना लेते हैं तो दैट बिकम्स यूनिक। तो एंटिटी हमारी एक टेबल जो है वो हमारा सिक्योर हो जाता है, उसके अंदर डेटा रेपुटेशन जो है हमारी ख़त्म हो जाती है। इस तरह हमारी एंटिटी इंटेग्रिटी जो है वो अप्लाई होती है। इस तरह फिर हम टेबल के अंदर जो डेटा स्टोर करवाते हैं हम अपनी मर्जी के उसके अंदर कंस्ट्रेंट्स अप्लाई करते हैं कि कौन सा डेटा कैसा होना चाहिए। लाइक यहाँ पे जो एग्जांपल गिवन है, पेशेंट, प्रिस्क्रिप्शंस, फिजिशियंस, ड्रग्स, अपॉइंटमेंट्स। तो डेटा हम अपनी मर्जी के साथ जब डेटा को डिफाइन करते हैं, हमने MS एक्सेस के अंदर देखा था कि हमने डेटा को जब स्टोर करवाना है हम बताएंगे डेटा टाइप्स क्या हैं, फिक्स वैल्यू कौन सी हैं, या हमारे पास वो ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाती है। तो दैट मीन्स हम डेटा को रेफरेंशियल इंटेग्रिटी, लाइक वो जो हमारा रिलेशनल इंटेग्रिटी में फर्स्ट हमारे पास होती है एंटिटी इंटेग्रिटी, कि हम एंटिटी की इंटेग्रिटी कैसे मेंटेन करते हैं कि टेबल के अंदर जो हमारा डेटा है हम उसको इंश्योर करते हैं प्राइमरी की लगा कर, कंस्ट्रेंट्स लगा। ये क्लियर है? ठीक है। देन डोमेन, डोमेन हमारे पास a set of values that can be stored in a column is called domain। तो डोमेन हम लाइक डिफाइन कर देते हैं कि हम कौन सा डाटा स्टोर करवा सकते हैं एक कॉलम के अंदर। अगर तो हमारे पास ओपन चॉइस है हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास कहीं ज़रूरत है कि हमने फिक्स वैल्यूज़ ही इंसर्ट करवानी है, लाइक हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट डिफाइन कर देते हैं कि लेस देन 30 एंड लाइक ग्रेटर देन 30 और लेस देन 80। हमने 30 से कम नहीं कोई चीज़ एंटर करनी है और 80 से ज़्यादा कोई चीज़ एंटर नहीं करनी है। तो दैट इज हमने फोर्स कर दिया है डोमेन इनपुट के लिए। तो यहाँ पे इसने लिखा भी हुआ है, फॉर एग्जाम्पल द मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट इन अ सब्जेक्ट कैन बी फ्रॉम 0 to 100। तो एक कॉलम की इंटेग्रिटी, डोमेन इंटेग्रिटी हम फोर्स कर देते हैं जिससे कोई भी डेटा हमारा इनकरेक्ट एंटर नहीं होगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं लाइक आप नेम किसी भी स्टूडेंट का लिखवा रहे हो
तो नेम कुछ भी वो दे सकता है, आप उसकी सैलरी पूछो वो कुछ भी एंटर कर सकता है। लेकिन जहाँ पे हमें ज़रूरत है कि हमने इंटेग्रिटी को इन्फोर्स करवाना है डोमेन की, तो हम वहाँ पे रूल लगा देते हैं कि डेटा मस्ट बी विद इन दैट पर्टिकुलर रेंज। देन रेफरेंशियल इंटेग्रिटी, अगेन दो टेबल्स को आपस में मिलाने के लिए हमने डिस्कस किया था कि हम एक प्राइमरी की जो है वो दोनों टेबल्स में सेम नेम से यूज़ करेंगे। अगर हमने 1 to 1 का रिलेशनशिप लगाना है तो दोनों साइड पर प्राइमरी की होनी चाहिए। अगर प्राइमरी की एक साइड पे है और दूसरी साइड पे नहीं है तो वो आपका बन जाएगा 1 to many का रिलेशनशिप। तो दो टेबल्स को आपस में लिंक करवाने के लिए आप उनके दरमियान लगाते हैं रेफरेंशियल इंटेग्रिटी। रेफरेंशियल इंटेग्रिटी क्या होता है कि यहाँ पे भी ये रोल नंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं और यहाँ पे भी। अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपको एमएस एक्सेस के अंदर शो करवाया था जब दो टेबल्स को हमने कनेक्ट किया था रेफरेंशियल इंटेग्रिटी का, वहाँ पे भी एक चेक बॉक्स था। तो रेफरेंशियल इंटेग्रिटी यहाँ पे क्या है कि ये जो 140 के आपके पास एंट्रीज नज़र आ रही हैं, दिस इज रेफरेंशियल इंटेग्रिटी। तो ये चाइल्ड टेबल के अंदर 140 तभी एग्जिस्ट कर सकता है जब वो अपने पेरेंट टेबल के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज रेफरेंशियल इंटेग्रिटी। आगे चल के भी हमारा यूज होगा रेफरेंशियल इंटेग्रिटी का वर्ड, तो इसको आपको क्लियर होना चाहिए कि पेरेंट टेबल के अंदर जब तक एक एंट्री एग्जिस्ट नहीं कर रही है तब तक आप चाइल्ड के अंदर वो एंट्री नहीं कर सकते। आप देखिए यहाँ पे 140 है, 189 है, 191 है, 1991 है। तो मैं अगर यहाँ पे अब 91 है, मैं यहाँ अगर एक नया रो ऐड करूँ 92, यहाँ पे मैं एक ऐड करता हूँ 92 का कोई भी रजिस्ट्रेशन नंबर, तो ये मुझे अलाउ नहीं करेगा। ये कहेगा कि रेफरेंशियल इंटेग्रिटी एनफोर्स की गई है, दिस वैल्यू डजंट एग्जिस्ट। लाइक 92 अगर मैं एंटर करता हूँ तो 92 क्योंकि आपके पेरेंट टेबल में नहीं है इसलिए यहाँ पे ये चाइल्ड में भी एंटर नहीं होगा। दिस इज द रेफरेंशियल इंटेग्रिटी। तो ये दो टेबल आपका, एक मास्टर टेबल है एक चाइल्ड टेबल है। तो मास्टर में जब तक एंट्री नहीं होगी चाइल्ड के अंदर आप एंटर नहीं कर सकते। तो ये बेसिकली ये स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन है और ये उनके सब्जेक्ट्स की इंफॉर्मेशन है। तो ये पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप हमें शो किया गया। देन हमारे पास सर जी सर अगर पेरेंट टेबल से कुछ हम डाटा डिलीट करते हैं तो वो चाइल्ड टेबल से भी डिलीट हो जाएगा? ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। अगर आप यहाँ, यही रेफरेंशियल इंटेग्रिटी है कि अगर आप यहाँ से 189 पेरेंट से रिमूव करते हो तो चाइल्ड से उसकी तमाम एंट्रीज ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगी। एमएस एक्सेस के अंदर हमने देखा था कि वहाँ पे ऑप्शन था कैस्केड अपडेट और कैस्केड डिलीट का, शायद आपको याद हो। जब हमने दो टेबल्स को आपस में कनेक्ट किया था वहाँ पे एक ऑप्शन था रेफरेंशियल इंटेग्रिटी का और दूसरा था कैस्केड अपडेट और कैस्केड डिलीट। तो वो यही चीज़ था कि अगर आप यहाँ पे किसी स्टूडेंट का डेटा अपडेट करते हैं, लाइक इसका रजिस्ट्रेशन नंबर या कोई और वैल्यू अपडेट करते हैं, तो वो चाइल्ड टेबल में ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। इसी तरह अगर आप डिलीट करते हो तो वो डिलीट भी हो जाएगा। ओके हाँ जी, ये देखो इसने यहाँ पे ये बात लिखी हुई है जो मैं बोल रहा हूँ, अ वैल्यू कैन नॉट बी इंसर्टेड इन अ फॉरेन की इफ इट हैज नॉट करस्पॉन्डिंग वैल्यू इन द प्राइमरी की फील्ड। यहाँ से अब आप ये पढ़ सकते हो, ये चीज़ें पढ़ के भी क्लियर होंगी, मैं आपको ज़बानी बोल रहा हूँ तो नीचे सारी एक्सप्लेनेशन लिखी भी हुई है। अ वैल्यू कैन नॉट बी इंसर्टेड इन अ फॉरेन की, फॉरेन की क्या है जो चाइल्ड टेबल के अंदर की है, if it has not corresponding value in the parent primary key field of the relation table. Such consistency requires that if a key value change then all references, अब ये आपने बेसिकली रेफरेंस लगाया हुआ दो चीज़ों के दरमियान, references तो it should also be changed accordingly। जो आपने बात की है चेंज का मतलब है अपडेट भी होगा डिलीट भी होगा अगर आप पेरेंट के अंदर को चेंज करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये थोड़ा सा आपने थ्योरेटिकली इसको गो थ्रू कर लेना। दैन डेटाबेस की हमारे पास ये कुछ लैंग्वेजेस हैं। डेटा डेफिनेशन, हम कहते हैं डेटा को डिफाइन करना, और डेटा मैनिपुलेशन, डेटा के ऊपर मैनिपुलेटिंग ऑपरेशंस को परफॉर्म करना। तो डेफिनेशन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे,
a language that is used to describe the names of the entity, attributes, relationship, associated integrity and security constraints. तो डेटा को हम बेसिकली डिफाइन कर रहे हैं, हम कहते हैं क्रिएट टेबल ABC, ठीक है। देन उसके जो एट्रीब्यूट्स है वो हम बताएंगे। तो ये हम बाय डेफिनेशन हम क्यूरी की मदद से चीज़ें करते हैं। कुछ चीज़ तो हमने MS एक्सेस में देखा है कि हम क्लिक करते हैं आइकन्स के ऊपर और वहाँ से अपनी मर्जी की ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन लैंग्वेज के थ्रू क्या होता है, इसके लिए आपको कमांड्स देनी पड़ती हैं डेटा डेफिनेशन की। हम वो प्रॉपर कमांड्स लिखते हैं कि क्रिएट टेबल, टेबल का नेम, फिर उसके एट्रीब्यूट्स, जिस एट्रीब्यूट को आपने की डिक्लेयर करना है उसके आगे आप प्राइमरी की लिखेंगे। तो ये तमाम चीज़ें हमें फिजिकली परफॉर्म करना पड़ती हैं कमांड्स के थ्रू। तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज जो है वो डेटा की क्रिएटिंग के लिए यूज़ होती है। दैन डेटा मैनिपुलेशन ऑपरेशन, लाइक डेटा को इंसर्ट करना, मॉडिफाई करना, रिट्रीव करना, डिलीट करना, ये कुछ ऑपरेशन होते हैं जो हमें DML सपोर्ट करते हैं। तो ये दोनों लैंग्वेज की DDL की कमांड्स और DML की कमांड्स ये हम यूज़ करेंगे SQL के चैप्टर के अंदर। वहाँ पे ये हमें कमांड्स भी मिलेंगी कि कौन कौन सी कमांड है और उनका सिंटैक्स क्या है। जैसे हम बाकी लैंग्वेजेस के अंदर सिंटैक्स को यूज़ करते हैं, इसी तरह SQL का भी सिंटैक्स है कि कैसे आपने कमांड को लिखना है, कैसे कमांड का आपने यूज़ करना है। तो वो हमारे पास नेक्स्ट आगे आ रही है, वो भी हम इंशाल्लाह कवर अप करेंगे SQL के चैप्टर में। ठीक है, तो ये रिलेशनल अलजबरा है। रिलेशनल अलजबरा आपको पता है कि मैथमेटिकल हमारे पास वे ऑफ वर्किंग है। चीज़ों को आपस में आप जब हम टेबल्स की बेसिकली बात कर रहे हैं, टेबल को हम मर्ज कर रहे हैं, टेबल को हम यूज़ करेंगे डेटा रिट्रीव करने के लिए, तो उसके ऊपर हम कैलकुलेशंस भी परफॉर्म करते हैं। जैसे हमने डिस्कस किया था डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को कि ये मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है, ये डिराइव्ड एट्रीब्यूट है। तो बैकएंड के ऊपर हमारे जो हैं वो ऑपरेशंस मैथमेटिकली भी कुछ परफॉर्म होते हैं। तो देयर आर बेसिकली 2 कैटेगरीज ऑफ ऑपरेशंस इन रिलेशनल अलजबरा। मेरा ख्याल है रिलेशनल अलजबरा का तो आपको पता है, पहले ही आप ये मैथ में या काफ़ी जगह पर पढ़ चुके होंगे। तो यूनिटी ऑपरेशंस क्या होते हैं? The unary operation which involves only one relation are called unary operations। एक ही टेबल के ऊपर होते हैं। उसमें क्या होता है, सिलेक्शन और प्रोजेक्शन। फिर होते हैं बाइनरी ऑपरेशंस। बाइनरी ऑपरेशन होते हैं द ऑपरेशन विच इन्वॉल्व्स पेयर ऑफ रिलेशन, एक, दो या दो से ज़्यादा टेबल्स के ऊपर जो ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं उनको कहते हैं बाइनरी ऑपरेशन। A binary operation use two relations as input and produce a new relation as output। The following operations are the binary operations। तो यूनियन, दो चीज़ों को मिला के आप एक टेबल बनाते हो। सेट डिफरेंस है, ये भी हमारा बाइनरी का ऑपरेशन है। कार्टेशियन प्रोडक्ट तो ये भी हम बाइनरी के ऊपर परफॉर्म करते हैं। तो ये वन बाय वन अब इसने यहाँ पे शो किया हुआ है। सिलेक्शन का ऑपरेशन ये डिफरेंट, अब हमारे पास एग्जांपल भी हैं, काफ़ी लेंथी चीज़ें ये हो जाएंगी। तो एक आधा मैं आपको ये शो करवा देता हूँ, बाकी आप लोग खुद भी देख लोगे। अब मैंने मूव करना है नॉर्मलाइजेशन के ऊपर, तो ये जस्ट आपको एक शो करवा देता हूँ। द सिलेक्शन ऑपरेशन इज अ यूनरी ऑपरेशन। द सिलेक्शन ऑपरेशन इज सिग्मा, ये सिग्मा का साइन है। इट एक्ट्स लाइक अ फिल्टर ऑन अ रिलेशन। It returns only a certain number of tuples। It selects the tuple using a condition। Like मैंने आपको बताया हुआ है कि select a student या select all those students who belong to फैसलाबाद। तो मैं एक सिंपल कमांड लिखूंगा। मैं आपको एक कमांड लिखने का यहाँ पे तरीका भी बता देता हूँ। लिखेंगे हम ये वहाँ पे SQL के अंदर, लेकिन मैं आपको जस्ट यहाँ पे समझाने के लिए इसका जो अभी मैंने ये आपको ये शो करवाता हूँ। थोड़ा सा इसका मैं साइज, ठीक है। तो क्यूरी लिखने का क्या तरीका होगा, मैं लिखता हूँ select std name then marks एंड अगेन मैं कॉलम लिख के यहाँ पे लिखता हूँ उसका ग्रेड, ठीक है, फ्रॉम
मैं एक टेबल का नाम यहाँ से पे दूंगा कि ये मुझे चीज़ें चाहिए फ्रॉम टेबल का नेम क्या है, स्टूडेंट सपोज मेरे टेबल का नाम है, और एक मैं क्राइटेरिया दे देता हूँ वेयर मार्क्स आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 60। तो ये एक सिंपल सी क्यूरी है, बहुत सिंपल क्यूरी। इसका क्या काम है, अब टेबल के अंदर ये जो मेरा ये नजर आपको आ रहा है, मैंने नया स्क्रीन जो शेयर की है, यस सर। मैंने एक क्यूरी लिखी है, मेरे पास एक स्टूडेंट्स का टेबल है, स्टूडेंट के टेबल में आपको पता है बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मुझे सिर्फ स्टूडेंट्स के नेम देखने हैं, स्टूडेंट के मार्क्स देखने हैं और स्टूडेंट के ग्रेड देखने हैं। अब हो सकता है वहाँ पे स्टूडेंट का रोल नंबर हो, एज हो, उसका सब्जेक्ट्स की डिटेल हो, लेकिन मुझे उससे गर्ज नहीं है। मुझे चाहिए ये तीन चीज़ें, तीन कॉलम्स चाहिए। मैंने बताया कि सेलेक्ट दीज थिंग्स फ्रॉम स्टूडेंट्स टेबल, और एक मैंने कंडीशन लगा दी कि मुझे ये चीज़ें सारी तो चाहिए, लेकिन किन की चाहिए, जिनके मार्क्स 60 से अबव हैं। तो फिर मुझे क्या मिलेगा, मुझे एक नया टेबल मिलेगा और उस टेबल के अंदर इन लोगों की डिटेल होगी। तो दैट इज़ अ सिलेक्शन जो हम ये देख रहे थे कि एक यूनरी ऑपरेशन है, तो यूनरी के अंदर हमें एक ही टेबल से इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो that was the example. So selection operation is unary operation. The selection operator is sigma. It acts like a filter on a relation. It returns only certain number of tuple. तो पीछे मैंने स्टूडेंट की जो आपको एग्जांपल दी है कि स्टूडेंट के टेबल में हमारे पास हो सकता है 100 लोगों की इंफॉर्मेशन हो, लेकिन जब हमें रिट्रीव होगी तो वो हमें हो सकता है 10, 15, 20 बच्चों की डिटेल शो हो, क्योंकि 60 से ज़्यादा नंबर जितने भी बच्चों के होंगे सिर्फ वो शो होंगे। It selects the tuple using a condition. The conditions appear as subscript to sigma. The resulting relation has the same degree and the original relation. However, the resulting relation may have fewer tuple than the original. तो ये मैं सिंपल बता रहा हूँ कि मेन में आपकी हो सकता है ज़्यादा रोज हो और रिजल्टेंट जो टेबल है उसमें आपकी कम रोज होंगी। तो ये सिंपल उसका निशान है, लेकिन ये जिस डेफिनेशन के तौर पे प्रैक्टिकली मैंने आपको दिखा दिया कि कैसे इसका इस्तेमाल है। तो सिग्मा रिटर्न्स ओनली दोज टपल्स इन आर दैट सेटिस्फाई कंडीशन सी। तो ये एक मैथमेटिकली उसने चीज़ों को शो किया है, मैंने आपको क्यूरी लिख के दिखा दी है। तो एक कंडीशन सी, अब कंडीशन मेरी वहाँ पे क्या थी कि वेयर मार्क्स आर ग्रेटर देन 60। A condition C may consist of any combination or comparison or logical operator। मैंने वहाँ पे यूज़ किया था ऑपरेटर ग्रेटर देन का, ये वाला ग्रेटर देन, और ये कंपैरिजन का मैंने ऑपरेटर यूज़ किया था। दैट ऑपरेट ऑन द एट्रीब्यूट ऑफ आर। कंपैरिजन ऑपरेटर ये हैं आपके पास, लॉजिकल ऑपरेटर ये हैं। यूज द ट्रुथ टेबल फॉर लॉजिकल ऑपरेशन। तो ये जस्ट आपका एक ट्रुथ टेबल। तो ये अब आप देख सकते हैं कि ये एक टेबल है, एज्यूम द एम्प्लॉय टेबल। क्वेश्चन, सेलेक्ट ओनली दोज एम्प्लॉयज हु आर इन सीएस डिपार्टमेंट। तो ये अब उसने लिखा हुआ है सिग्मा और डिपार्टमेंट इज इक्वल टू सीएस एम्प्लॉय। तो ये जस्ट उन लोगों की डिटेल शो कर रहा है, दोज आर इन सीएस डिपार्टमेंट। तो ये वही एग्जांपल है, लेकिन ये आपको इस वे में शो करवा रहा है। तो जब हम क्यूरी लिखते हैं दैट इज बेसिकली अ यूनियन ऑपरेशन। ये हमने सिलेक्शन ऑपरेशन को डिस्कस किया है। तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ सिलेक्शन ऑपरेशन जो यूनरी है हमारे पास। इसी तरह हमारे पास अदर जो ऑपरेशन है या बाकी एग्जांपल्स भी यहाँ पे गिवन है। तो ये अब आपका जो है मेरा ख्याल है बाकी चीज़ें भी आप देख सकते हो कि प्रोजेक्शन क्या है, थोड़ा सा आपने पढ़ लेना है। इस तरह यूनियन दो चीज़ों को मिला के, अभी हमने एक ही टेबल से रिजल्ट लिया है, लेकिन जब हम दो टेबल्स को मिला के एक रिजल्ट लेंगे दैट इज़ यूनियन। देन सेट डिफरेंस और कार्टेशियन प्रोडक्ट है। तो ये थोड़ा थोड़ा आपने इसको कुछ लाइंस पढ़ के आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ये कोशिश करें कि आप इसको कवर अप कर लें, आसान है। तो अगर हो जाए ये अच्छी बात है, अदरवाइज़ हमने इसको जब वो क्यूरीज के अंदर प्रैक्टिकल करना है तब भी ये हमें
क्लियर हो जाएगा तो ये प्रोजेक्शन को आपका अगेन पाई के सिंबल से शो कर रहा है, ये भी आप देख लेंगे। तो आज के लिए इतना ही है, ये 2-3 चीज़ें मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इनको आपने समझ लेना है, जस्ट आपने अंडरस्टैंडिंग इसकी करनी है अगर ये चीज़ें समझ आती हैं। अदरवाइज आपको इनकी डेफिनेशंस या इनका लॉजिक क्लियर होना चाहिए, क्योंकि हम इसको जब वो प्रैक्टिकली परफॉर्म क्यूरी के अंदर करेंगे या वैसे इसको एक माइंड में आपके रफ आइडिया बन जाएगा ये क्या चीज़ है, तो वो आपके लिए काफ़ी है कि टॉपिक आपका वो क्लियर हो जाएगा। ये कुछ चीज़ें ये मैं आपको दे रहा हूँ, तो ये आपने खुद से परफॉर्म करनी है, कोशिश करें कि आप इसको खुद से कर लें, आसान चीज़ें। देन जॉइंस हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट अच्छा टॉपिक है। जॉइन क्या होता है, अगेन आपके पास एक कम्बिनेशन ऑफ टेबल्स को जब हम आपस में मैंने आपको मेरा ख्याल असाइनमेंट भी दी थी जॉइंस की, ये स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये मेरा ख्याल है तब भी आपने इसको कवर अप किया होगा, ये अच्छा टॉपिक है जॉइंस का भी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह फिर मैं आपको दोबारा जब हम इसको क्लास को कंडक्ट करेंगे तो मेरी कोशिश है कि मैं आपको यहाँ पे लेके आऊँ डायरेक्ट अनोमलीज, और अनोमलीज के बाद दिस इज़ आवर मेजर टॉपिक नॉर्मलाइजेशन। मेरा मेन टॉपिक जो है वो ये है। कोशिश करें कि पीछे वाले टॉपिक जो आज के लिए मैंने आपको दिए हैं वो भी आप कवर अप करें, और जॉइंस का टॉपिक जो है बड़ी वेरी इंपॉर्टेंट, जॉइंस भी आप कवर अप करें, आसान टॉपिक है, तो ये अगर आप कर लेते हैं तो अच्छी बात है। और फिर मैं आपको नॉर्मलाइजेशन के ऊपर लेके जाऊँगा। नॉर्मलाइजेशन के अंदर अगेन हमारी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, वो चीज़ें हमें कुछ समझनी पड़ेंगी। डिटेल्ड टॉपिक है नॉर्मलाइजेशन का, तो उसमें भी कम से कम 2 सेशंस रिक्वायर्ड है नॉर्मलाइजेशन को कवर अप करने के लिए। और अगेन फिर हमारा एसक्यूएल का चैप्टर है पूरा एक। एसक्यूएल की वैसे तो बुक्स हैं, लेकिन हम क्योंकि ये पूरा सब्जेक्ट एज एन इंट्रो पढ़ रहे हैं तो हम ओवरव्यू लेते हैं एसक्यूएल का। एसक्यूएल एज अ सब्जेक्ट भी पढ़ाया जाता है, लेकिन हम क्योंकि चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं तो एसक्यूएल की हम मेजर कमांड्स जो हैं वो हमारे इस चैप्टर में भी आएंगी, और हम जनरल कमांड्स को भी डिस्कस करेंगे। तो टाइम अभी मुझे कंफर्म नहीं है कि आपका कब तक चलेगा, सेमेस्टर का या ऑनलाइन क्लासेस का। तो कोई डिसीजन आएगा तो मैं इंशाल्लाह आपको वो भी कन्वे करूँगा मैसेज। तो ये चीज़ें जो हैं मैं कोशिश करूँगा कि आपकी सारी कवर हो। ठीक है जी, एनी क्वेश्चन? जी स्टूडेंट्स, कोई क्वेश्चन नहीं? नो सर। चले जी, थैंक यू सो मच। और बाकी बच्चों से बोल दीजिएगा कि ये क्लास जो है अटेंड हमने की है, तो माजरत क्लास अगर आपकी थोड़ी सी वो टाइमिंग में इशू आ रहा है, घर बैठे वैसे अवेलेबल तो आपको होना चाहिए हर टाइम। तो कोशिश करें कि थोड़ा सा कॉपरेट इस लिहाज से कर लिया करें कि घर बैठे आपकी क्लास का टाइम थोड़ा आगे पीछे हो जाए, तो ये बच्चों को मेरी तरफ से थोड़ा सा मैसेज कन्वे कर दें कि ज़रूरी नहीं है कि आपका वो टाइम टेबल ही फॉलो हो, थोड़ा सा आगे पीछे अगर आप क्लास कर भी लें तो आपको क्लास में आना चाहिए। तो अब मैंने क्लास मेरा ख्याल 8 से 10 बच्चों के साथ ली है, तो बाकी बच्चे डिस्टर्ब तो डेफिनेटली होंगे, क्योंकि ये टॉपिक्स जो हम कवर कर रहे हैं कंसेप्चुअल टॉपिक हैं, समझने पड़ते हैं आपको। तो अगर आप बच्चे की क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं तो खुद से आपको करना पड़ेगा, थोड़ा सा मुश्किल होगी। तो कोशिश किया करें क्लास आप अटेंड कर लें, तो बेहतर है आपके लिए। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।